हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। जैसा कि इस वीक से हमने बोला है कि 3 दिन एंशिएंट हिस्ट्री से रहेगा और 2 दिन मिडिवल हिस्ट्री, 2 दिन मॉडर्न हिस्ट्री से। तो कल जो था थर्सडे का वीडियो हमारा वह मिडिवल हिस्ट्री से था और मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित वह हमारा पहला वीडियो था। और आज का भी जो टॉपिक है वह मिडिवल हिस्ट्री से ही है, जिसके अंतर्गत हम अब मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, इन सब का तुर्की आक्रमण भारत पर और सल्तनत कालीन से संबंधित है। तो इनसे क्या है कि मिक्स इन सब टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। और आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस मध्यकालीन इतिहासकार ने तत्कालीन भारतीय राज्य को सच्चा इस्लामिक राज्य न मानकर दुनियावी सोचों जहांदारी पर आधारित राज्य माना? तो जैसा कि बात होती है कि दिल्ली सल्तनत का स्वरूप क्या था, तो उससे संबंधित कई लोगों ने, कई इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो यहाँ पूछ रहे किस मध्यकालीन इतिहासकार ने तत्कालीन भारतीय राज्य को, जो कि सल्तनत काल का तत्कालीन समय था, उसके बारे में उनका कथन है कि भारतीय राज्य को सच्चा इस्लामिक राज्य न मानकर उन्होंने दुनियावी सोचो जहांदारी पर आधारित राज्य माना है। तो आपके सामने ऑप्शन है बरनी, अफीक, फरिश्ता। और ये सभी के सभी जो भी ऑप्शन हैं आप देख रहे हैं कि मध्यकालीन इतिहासकारों से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका बरनी। ये जो कथन है कि उसने तत्कालीन इतिहासकार ने भारतीय राज्य को सच्चा इस्लामिक राज्य न मानकर दुनियावी सोचो जहांदारी पे आधारित राज्य माना है। वैसे देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत को लेके कई इतिहासकारों ने, जैसा मैंने बताया, कि दिया है। जैसे हरिश्चंद्र बर्मा जी का कहना है कि दिल्ली सल्तनत शरीयत एवं इस्लाम से प्रभावित राज्य न था, बल्कि राजनीति से प्रभावित एक धर्मनिरपेक्ष लौकिक राज्य था। और इसी तरह से मध्यकालीन इतिहास के बहुत ही जाने माने लेखक हैं सतीश चंद्रा। उनका मानना था कि तुर्की राज्य सैन्यवादी, अभिजातवादी एवं औपचारिक अर्थ में इस्लामी ही था। तो कई लोगों ने के एम निज़ामी, आशीर्वादी, लाल श्रीवास्तव सबने दिया है अपना। तो इससे संबंधित हम फैक्ट आगे भी मॉक टेस्ट में इससे संबंधित क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। तो इसी तरह से तत्कालीन भारतीय राज्य को इस्लामिक राज्य न मानकर दुनियावी सोचो जहांदारी पर आधारित राज्य किसने माना था? बरनी का कथन था। बरनी के अनुसार उसका मत था ये। तो आइए देखते हैं हम किस क्वेश्चन नंबर 2, सल्तनत कालीन किस शासक का मत था कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थ में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है? अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि वहाँ पे इतिहासकार से था संबंधित क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत किस शासक का मत था, मतलब कि दिल्ली सल्तनत के किसी शासक से संबंधित क्वेश्चन है कि उनके मत था कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है। तो आपके सामने ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है आपका जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का कहना था कि दिल्ली सल्तनत कभी भी सही अर्थों में इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है। और वस्तु दिल्ली इस्लामिक पर देखा जाए तो वस्तुतः दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक राज्य ही था। यद्यपि यह तो सुल्तान पर निर्भर करता था कि वह धर्मनिरपेक्षता से कितना प्रभावित था। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी का ले लीजिए, तो कहता है बयाना के काजी मुगिस्तीन से कि साफ साफ मैं नहीं जानता कि क्या शरीयत के अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। जो भी राज्य के हित में होगा और बेहतर समझूंगा, मैं वही नियम बनाऊंगा। तो यह राजनीति से, कहते हैं, धर्म का पृथक्करण की पहली अभिव्यक्ति कही जाती है। तो इसी तरह से तत्कालीन शासन के ऊपर करता था कि वह धर्म को कितना हस्तक्षेप करने देगा, कितना नहीं। तो इसी तरह से कई इस पे इतिहासकारों का या तो तत्कालीन शासकों से संबंधित भी कथन है। अब जैसे एक बार कहते हैं कि इल्तुतमिश के सामने ही आया प्रश्न, जबकि किसी उसके अधिकारी ने रखा प्रस्ताव, तो उसने भी कहा कि नहीं, हम भारत को इस्लामिक राज्य में नहीं तब्दील कर सकते हैं। तो सबका अपना अपना मत था। तो इसका जो सही उत्तर है कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है। किस सल्तनत कालीन शासक का मत है? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर था। गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर था। ऑप्शन है आपके पास 39:41, 38:40,
41:43। तो गजी सिकंदरी, इसका सही उत्तर बताने से पहले हम देखेंगे जैसे गज सिकंदरी जो था वह सल्तनत कालीन शासक सिकंदर लोदी के द्वारा शुरू किया गया था, और गज इलाही जो था वह मुग़ल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। तो गज सिकंदरी का जो है शुरुआत सिकंदर लोदी ने किया था, जो कि 1586 तक प्रचलन में रही, और यह एक जो थी भूमि माप हेतु यूज की जाती इस्तेमाल की जाती थी, भूमि माप की इकाई थी गजे सिकंदरी। पर जब 1586 में अकबर ने गजे हिलाई का परिवर्तन कर दिया तो उस समय से गजे हिलाई की शुरुआत हो गई, और इसका जो सही उत्तर है आपका वह है 39:41। तो इसका सही उत्तर आपका ए ऑप्शन। तो गजे सिकंदरी एवं गजे इलाही दोनों ही भूमि माप से थी। गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी ने स्टार्ट की थी जो सल्तनत कालीन शासक था, और गजे इलाही का परिवर्तन जो है अकबर ने किया था। तो इस दोनों में अंतर हो गया, क्योंकि जब उसने शुरू किया तो उसके हम जैसे गजे सिकंदरी का जो नाप था वो 39 था, उसके नाप को गजे इलाही का 41 होते। वही पूछा कि इन दोनों के अंतर क्या था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। शरीयत के अनुसार पूर्व मध्यकालीन भारत में भू राजस्व की अधिकतम मान्य दर क्या थी। शरीयत के अनुसार मध्यकालीन भारत में भू राजस्व की अधिकतम मान्य दर क्या थी। उत्पादन का 33%, उत्पादन का 40%, उत्पादन का 50%। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, उत्पादन का 50%। ये जो पूछा है तो इसका क्वेश्चन को समझिए। शरीयत के अनुसार पूर्व मध्यकालीन भारत में भू राजस्व की अधिकतम मान्य दर मतलब अधिकतम 50% मान्य थी, और जैसा कि ये अलाउद्दीन खिलजी था और भी शासक थे, उन लोगों ने उत्पादन का 50% ही भू राजस्व वसूला था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में अधिकृत कर लिया था। ऑप्शन है बंगाल, जौनपुर, ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर है आपका जौनपुर। बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश का संस्थापक था, तो इसने क्या है जौनपुर को अपने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पूरी तरह से अधिकृत कर लिया था, उसमें सम्मिलित कर लिया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान पहला सुल्तान कौन था जिसने उलेमा को भी न्याय की परिधि में खींच लिया, जिससे कि वे अभी तक मुक्त थे। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि आपकी ये तुगलक वंश का द्वितीय शासक था। तो गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश के संस्थापक थे, उनका पुत्र था। और मोहम्मद बिन तुगलक अगर कहा जाए कि सल्तनत कालीन सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई कई योजनाएं ऐसी हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत सारे बार उससे क्वेश्चन बने हैं। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी का जो कि उसने नाम रखा था, देवगिरी को तो जीतने वाले आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी था, परंतु उसको सल्तनत काल में सम्मिलित करने वाला, उसको सल्तनत दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने वाला जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। तो उसने क्या था, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा, और यहाँ से राजधानी वहाँ शिफ्ट की थी, जिससे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हुई। फिर उसने दिल्ली को शिफ्ट किया राजधानी को। तो इस तरह से इससे क्वेश्चन बने हैं। या सांकेतिक मुद्रा जो थी इसके द्वारा शुरू की गई थी, जो कि विफल हो जाती है उसकी। तो इस तरह से इससे संबंधित बहुत, और अभी तो नेट JRF में इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। मैं भी अपने इस मॉक टेस्ट में जैसे सभी में 1-2 क्वेश्चन 2018-19 के क्वेश्चन को इंक्लूड कर रही हूँ, तो उस क्वेश्चन को मैं करूँगी और उसमें और अच्छे से आपको उसके बारे में बता पाऊँगी। जैसे कि जैन जो जैन धर्म के थे, तो उसमें जैन शूरी करके थे, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा। तो इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं, आएंगे भी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सल्तनत कालीन शासकों में। तो आप लोग इतना अभी जो हमने बताया है इसको ध्यान रखिएगा, और इससे संबंधित जो भी फैक्ट है हम और भी क्वेश्चन के साथ उसको डिस्क्राइब करें।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि लोग मुल्तान के सूर्य मंदिर का दर्शन करना अपना कर्तव्य समझते थे। यदि कोई पड़ोसी हिंदू राजा मुल्तान पर आक्रमण करता तो स्थानीय पुरोहित आक्रमणकारियों को धमकी देते थे कि मूर्ति तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। तो इसका ऑप्शन देखिए, इल इद्रीसी, अल मसूदी, सुलेमान। तो अल इद्रीसी, अल मसूदी, अल सुलेमान, ये सब क्या है कि इतिहासकार हैं और जो कि विदेशी इतिहासकार जो कि वहाँ से आए हुए थे भारत। तो इनमें से किसने कहा है यह कथन कि लोग मुल्तान के सूर्य मंदिर का दर्शन करना अपना कर्तव्य समझते थे, किंतु यदि कोई पड़ोसी राजा मुल्तान पर आक्रमण करता तो जो स्थानीय पुरोहित थे मंदिर के वो आक्रमणकारियों को धमकी देते कि मूर्ति तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। तो इसका सही उत्तर है अल इद्रीसी। अब आपके सामने देखिए अल इद्रीसी का सही उत्तर है, पर यहाँ पे क्या है कि आप ऑप्शन देके कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो सकते हैं कि इस तरह का कथन अल मसूदी ने भी दिया है, पर उसने इस संदर्भ में नहीं दिया है। अल मसूदी जो है वह गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में कहता है कि जब भी अरबों को डर लगता था कि प्रतिहार शासक उन पर आक्रमण कर देंगे, तो वह क्या है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर को तोड़ने का भय दिखाकर अपनी रक्षा करते थे। और यहाँ पे क्या किया कि जो कथन इसमें है कि लोग मुल्तान के सूर्य मंदिर का दर्शन करना अपना कर्तव्य समझते थे, किंतु अगर कोई पड़ोसी हिंदू राजा मुल्तान पर आक्रमण करता तो स्थानीय पुरोहित उनको आक्रमणकारियों को धमकी देते थे कि मूर्ति तुम्हारा सत्यानाश कर देते। तो ये कथन जो है अल इद्रीसी का है। तो इस तरह से अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इन दोनों में फ़र्क समझिए कि अल मसूदी का कथन जो था वह प्रतिहार शासकों के बारे में था कि जब वह मुल्तान पर आक्रमण करना चाहते तो अरबों को भय लगता कि प्रतिहार शासक हम पे आक्रमण करेंगे, तो वह उनको इसी तरह की धमकी देते थे कि हम मंदिर को तोड़ देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसका जो डिफरेंस है इसको समझिएगा, ताकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी गलत ना हो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। महमूद गजनवी के विषय में किस इतिहासकार का कथन है कि वह बगदाद को भी वैसे ही निर्दयतापूर्वक लूटता जैसा सोमनाथ मंदिर को लूटा। कह क्या रहा कि किस महमूद गजनवी के विषय में किस इतिहासकार का कथन है कि वह बगदाद को भी वैसे ही निर्दयतापूर्वक लूटता जैसा उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, यदि उसे वहाँ से भी इतना धन मिलने की आशा होती। तो आपके सामने ऑप्शन है हैवल, लेनपुल, फरिश्ता। तो इसका सही उत्तर है आपका हैवल। यह कथन हैवल का है कि वह बगदाद को भी वैसे ही निर्दयतापूर्वक लूटता जैसे उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, यदि वहाँ से उसे इतना धन मिलने की आशा होती जैसा कि सोमनाथ मंदिर से उसे था कि इतना मिला, वो मिला भी उसे बहुत ज़्यादा। तो उसी के ऊपर कहना कि वो उसको भी ना छोड़ता बगदाद को भी, अगर उसको वहाँ से इतना धन मिलने की आशा होती। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, किस इतिहासकार ने तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय को शहरी क्रांति एवं ग्रामीण क्रांति के रूप में रेखांकित किया है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किस इतिहासकार ने तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय को शहरी क्रांति एवं ग्रामीण क्रांति के रूप में रेखांकित किया है। ऑप्शन है हबीबुल्लाह महोदय, मोहम्मद हबीब, मिनहाज। तो जैसा कि ऑप्शन आप देख रहे हैं कि सभी के सभी सल्तनतकालीन इतिहासकार हैं, कुछ समकालीन हैं, कुछ बाद के इतिहासकार हैं जिन्होंने उस पर काम किया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है जो कि किस इतिहासकार ने तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय, यहाँ पे भी देखिए कि क्वेश्चन को उत्तर भारत की विजय को शहरी क्रांति एवं ग्रामीण क्रांति के रूप में रेखांकित किया है। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद हबीब। अब इसी तरह जैसा कि पहले भी क्वेश्चन अभी आपने देखा कि काफ़ी इतिहासकार जो है कि समकालीन जो होते हैं या बाद में जो उस पर काम करते हैं अपने अपने मत देते हैं अध्ययन के बाद। तो यह डॉक्टर या मोहम्मद हबीब का कथन है, उन्होंने ही उत्तर भारत की तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय को शहरी क्रांति एवं ग्रामीण क्रांति के रूप में रेखांकित किया है। इसी तरह लेनपुल ने तुर्कों के प्रसार को अद्वितीय आंदोलन कहकर संबोधित किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। अब ऐसे पूछ लें कि शहरी क्रांति ग्रामीण क्रांति, इससे तो संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस इतिहासकार के अनुसार रज़िया का सुल्तान बनना एक समझौता था।
क्योंकि उसने दिल्ली के नागरिकों से वादा किया था कि यदि मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरी न उतरूँगी तो हटा देना। यहाँ पे भी आपके सामने एक ऑप्शन है KM निज़ामी, मोहम्मद हबीब, मिनहाज। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए कि किस इतिहासकार के अनुसार रज़िया का सुल्तान बनना जो एक समझौता था, क्योंकि उसने दिल्ली के नागरिकों से वादा किया था कि यदि मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरती हूँ तो हटा देना। तो इसका सही उत्तर है आपका KM निज़ामी। KM निज़ामी का ये मत है। और इसी तरह से रज़िया को लेकर कई लोगों ने अपने अपने दिए हैं। जैसे अब यहाँ मिनहाज है आपके सामने, तो मिनहाज का कथन था कि लखनऊती से देवल तक सारे अमीरों ने, मलिक ने उनकी सत्ता को स्वीकार कर ली थी, उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया, मान लिया था उसको अपना शासक। और इस तरह फरिश्ता लिखते हैं कि वह शुद्ध आचरण से कुरान का पाठ करने वाली थी तथा अपने पिता के जीवन काल में ही शासन के कार्य में हाथ बैठाती थी, कार्य किया करती थी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस इतिहासकार के अनुसार लखनऊती से देवल तक सभी मलिक एवं अमीरों ने उस रज़िया की सत्ता को स्वीकार कर लिया था। या ये पूछ सकता है आपसे कि कौन इतिहासकार लिखता है रज़िया के विषय में कि वह शुद्ध आचरण से कुरान का पाठ करती थी और अपने पिता के जीवन काल में ही शासन कार्य में सहयोग करने लगी थी। तो वो तो एग्ज़ामिनर के ऊपर होता है। तो इस तरह के जो कथन हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। अभी एक पूछ लिया था कि जैसे कि रज़िया के ऊपर है कि वो किया था, इस्लामी थे कि उसको क्या कहते हैं, नहीं जाना चाहिए था, सिंहासन नहीं पे बैठना नहीं चाहिए था, उसके बजाय उसको चरखा चलाना चाहिए था, घर संभालना चाहिए था। तो उससे संबंधित क्वेश्चन आया, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूछ ले। इसी के साथ साथ में मैंने आपके सामने क्वेश्चन में KM निज़ामी के मत को रखा, उनके अनुसार के कथन रखा, और साथ साथ में मैंने आपसे फरिश्ता ने क्या कहा, मिनहाज ने क्या किया, ओरली आपको डिस्क्राइब किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन के साथ आप जो ज़रूरी लगता है हमें कि इससे संबंधित ये कथन भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में, तो उसको मैं ओरली डिस्क्राइब करती हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए और सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आप सब अपना वीडियो देखते रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और रिवीजन लगातार करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो तय है कि होने ही सितंबर से, नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक में आपके नेट JRF के एग्ज़ाम होने हैं। आगे के जो और भी एग्ज़ाम हैं, आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपके हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए बहुत ही ये क्वेश्चन यूजफुल होंगे। तो आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।